एपिसोड 11 की शुरुआत में हमें 7 साल पहले की स्टोरी दिखाई जाती है, जहां डैनियल अपनी स्टॉकर जियान से मिलने जाता है और पूछता है कि तुमने मेरी गाड़ी में ये ट्रैकर क्यों रखा, इसका क्या मतलब है। तो जियान कहती है, मैंने ये सब किया क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम मेरे प्यार को क्यों नहीं समझते हो। डैनियल कहता है कि इसमें समझने की कोई बात नहीं है, ये एक क्राइम है और कल तो मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करने ही वाला हूँ। जियान हंसकर कहती है कि तुम मेरे खिलाफ कभी पुलिस कंप्लेंट नहीं कर पाओगे क्योंकि तुम्हारा एक बहुत बड़ा राज मुझे पता है। अब यहाँ ये राज क्या होता है हमें बताया नहीं जाता और हमें फिर पिछले एपिसोड की एंडिंग दिखाई जाती है, जहाँ डैनियल मालसून को बता देता है कि जियान स्टॉकर उनका इस पूरे ट्रिप पे पीछा कर रही है। डैनियल और मालसून फिर एक विला में जाते हैं और जियान उनकी सारी फोटोज क्लिक करके एशिम को सेंड करती है और उसे कॉल करके बोलती है कि देखो, तुम्हारे कंपनी में डेब्यू करने वाली आइडल दूरी एक नहीं दो मर्दों को अपने उंगलियों पे घुमा रही है, ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल बनने वाला है। एशिम बोलती है कि तुम्हें दूरी के साथ जो करना है वो करो, पर तुम डैनियल से दूर रहो, लेकिन जियान पहले ही फोन कट कर देती है। उसी वक्त उन्हें एंटरटेनमेंट का कोई स्टाफ मेंबर एशिम को मैसेज करता है कि मैडम बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, हमारे कंपनी की ट्रेनी दूरी, उसकी फोटोज लीक हुई है डैनियल और किसी जून के साथ। एशिम को समझ नहीं आता कि ये सब क्या चल रहा है और यहाँ पर डैनियल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ले लेता है ताकि इन सारी कंट्रोवर्सीज को वो कंट्रोल कर पाए। रिपोर्टर्स डैनियल को पूछते हैं कि पिछली बार जब आपके कंपनी की ट्रेनी दूरी किसी रेसलर जून के साथ पकड़ी गई, तब आपने स्टेटमेंट दिया था कि जून और दूरी एक दूसरे के बचपन के दोस्त है, लेकिन अब आपके और दूरी के बीच क्या चल रहा है। आपके और दूरी की जो फोटोज लीक हुई है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि आप और दूरी घूमने गए, आप दोनों अकेले ट्रिप पे गए, तो क्या एक आइडल और उसके बॉस को डेट करना सही है। दूरी डेब्यू से ही पहले 2 स्कैंडल्स में फंस गई है, तो आपका इस बारे में क्या कहना है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जियान स्टॉकर भी आई होती है और डैनियल रिपोर्टर्स को बताता है कि मैं आज सबको सच बताने वाला हूँ, ये दोनों स्कैंडल्स झूठे हैं और ये स्कैंडल्स जानबूझकर एक ही औरत ने बनाए हैं जिसको आप सब जानते हो। 7 साल पहले इस औरत ने मुझे स्टॉक किया, मुझे परेशान किया, इसलिए मैंने पुलिस कंप्लेंट तो की थी, पर इस औरत ने मुझे इतना ब्लैकमेल किया, उसने मुझ पे इतना दबाव डाला कि मैंने डर के मेरी पुलिस कंप्लेंट पीछे ले ली और रिपोर्टर्स को झूठा स्टेटमेंट दे दिया कि ये औरत मेरी गर्लफ्रेंड है। आज मैं साफ साफ बताना चाहता हूँ कि इस औरत का और मेरा कभी भी कोई रिश्ता नहीं था, ये कभी भी मेरी गर्लफ्रेंड नहीं थी, ये औरत मेरी स्टॉकर थी जो मेरा सालों से पीछा कर रही थी और अभी इसी औरत ने दूरी को फंसाने के लिए ये झूठी कहानियां बनाई है। रिपोर्टर्स हैरान होकर पूछते हैं कि क्या आपने 7 साल पहले आपका आइडल ग्रुप छोड़ा था क्योंकि आप किसी औरत के साथ डेटिंग स्कैंडल में फंस गए थे, लेकिन अब आप बता रहे हैं कि ये औरत स्टॉकर थी। डैनियल बोलता है, हाँ, 7 सालों से मैं चुप रहा क्योंकि मुझे किसी को प्रोटेक्ट करना था, लेकिन अब मैं यह सहन नहीं कर सकता। और डैनियल सबको स्टॉकर उनका पीछा करते वक्त की वीडियोस दिखाता है और उन्हें यह भी दिखाता है कि कैसे वो और दूरी अकेले ट्रिप पे नहीं गए थे, वहाँ उन्हें एंटरटेनमेंट का स्टाफ और बाकी के ट्रेनीज भी गए थे। स्टाफ और ट्रेनीज भी डैनियल और मालसून के साथ घूमे, वो भी विला में रहे, पर क्योंकि वो डैनियल और मालसून की गाड़ी में नहीं थे इसलिए जियान ने उन्हें नोटिस नहीं किया। इस पूरे प्लान में रीना ने डैनियल की मदद की थी ताकि वो स्टॉकर जियान को फाइनली पकड़ पाए। जियान स्टॉकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखकर शॉक हो जाती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि डैनियल में इतनी हिम्मत कैसे आ गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर डैनियल पुलिस कंप्लेंट फाइल करता है और वो जियान को एक लीगल नोटिस भेजता है और जियान गुस्से में ये लीगल नोटिस लेकर एशिम के टेबल पे पटक देती है और कहती है कि डैनियल मेरे खिलाफ कैसे जा सकता है, तुम्हें उसे अभी रोकना होगा। एशिम बोलती है कि मैं उसे क्यों रोकूं, तुमने जो गुनाह किए हैं अब उसकी सजा भुगतो। जियान इरिटेट होकर कहती है कि तुम मुझे अगर मदद नहीं करोगी तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। और उसी वक्त डैनियल वहां आकर पूछता है कि कौन सा सबक सिखाने वाली हो तुम, क्या तुम सबको वो राज बता देने वाली हो जिससे तुमने मुझे इतने सालों तक ब्लैकमेल किया। जाओ बता दो दुनिया को कि एशिम ही मेरी माँ है, मैंने ऑलरेडी मेरा करियर तुम्हारे वजह से गवा दिया, अब तुम एशिम को इस सब में खींचना चाहती हो। मैंने अगर पुलिस को अभी यहाँ बुला लिया तो तुम्हें और कड़ी सजा मिलेगी, तो जब तक मैं अच्छे से बात कर रहा हूँ तब तक यहाँ से चली जाओ। जियान घबराकर वहाँ से चली जाती है पर एशिम शॉक में होती है। एशिम डैनियल को पूछती है कि तुम्हें कब से पता था कि मैं तुम्हारी असली माँ हूँ, तुम्हें कैसे पता चला ये सब। 7 साल पहले क्या इसी राज को दुनिया से छुपाने के लिए तुमने ग्रुप छोड़ दिया और सबको बताया कि जियान तुम्हारी स्टॉकर नहीं गर्लफ्रेंड है। क्या तुमने ये सब मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। रुको, मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेती हूँ और सबको सच बता देती हूँ। पर डैनियल कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, जियान कभी भी ये राज दुनिया को नहीं बताएगी और मैं ये सब खुद से हैंडल कर लूंगा। और डैनियल वहाँ से चला जाता है और एशिम फूट फूट के रोने लगती है। इस एपिसोड की शुरुआत में हमने जब देखा कि डैनियल और जियान बात कर रहे हैं और जियान ने डैनियल को धमकाया कि वो किसी राज को एक्सपोज करेगी, तो ये वही राज था कि एशिम डैनियल की आंटी नहीं उसकी माँ है। डैनियल नहीं चाहता था कि इस राज के वजह से एशिम का रेप्यूटेशन और करियर खराब हो जाए, इसलिए उसने जियान के खिलाफ की पुलिस कंप्लेंट पीछे ले ली। उसने सबको बता दिया कि जियान उसकी स्टॉकर नहीं गर्लफ्रेंड है और उसने अपना आइडल ग्रुप भी छोड़ दिया और डैनियल ने ये सब कुछ एशिम को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। एनीवेज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद
डैनियल बहुत थका हुआ लग रहा होता है और वो बहुत दुखी भी दिख रहा होता है, तो मालसून उसे गले लगाकर संभालने की कोशिश करती है। यहाँ गाप्योंग और जायोंग बात करते हैं और जायोंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम्हारे और डैनियल के बीच दूरी को पाने के लिए कंपटीशन चल रही है और ये जान लो कि मैं तुम्हें ही सपोर्ट कर रहा हूँ। गाप्योंग मजाक करते हुए बोलता है कि क्यों, क्या मैं तुम्हें तुम्हारे पापा की याद दिलवाता हूँ इसलिए तुम मुझे सपोर्ट कर रहे हो? तो जायोंग नाराज होकर रोने लगता है और कहता है कि तुम क्यों मेरे डैडी का टॉपिक बार बार निकालते हो? मेरे डैडी को मैं बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे डर लगता है कि मैं उनसे कभी फिर से मिल नहीं पाऊंगा। गाप्योंग को अपने बेटे के लिए बुरा लगता है तो वो जायोंग को बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे पापा जल्द ही आ जाएंगे। और जायोंग उसे कहता है कि तुम भी डैनियल का टेंशन मत लो, तुम्हें दूरी पसंद है तो तुम उसे पाने के लिए सब कुछ करो। यहाँ 19 एंटरटेनमेंट में माहौल अब अच्छा बन गया होता है क्योंकि ट्रेनीज और स्टाफ इतने अच्छे ट्रिप पे गए थे। ट्रिप के बहाने से स्टॉकर भी पकड़ी गई, लड़कियों के बीच की फ्रेंडशिप भी अच्छी बन गई और अब जल्द ही गर्ल ग्रुप का डेब्यू होने वाला है। डैनियल लड़कियों की प्रैक्टिस देखने आता है और वो इशारों इशारों में मालसून को कुछ कहता है जिससे मालसून शर्माने लगती है। और हमें फिर दिखाया जाता है कि जब ये सारे लोग ट्रिप पे गए थे तो जब रात को सब लोग सोने चले गए तब डैनियल और मालसून अकेले बैठकर बातें कर रहे थे। मालसून को सितारे देखकर अपने पापा की याद आती है और डैनियल कहता है कि मैंने तुम्हें पहली बार अपने फैमिली के बारे में बात करते हुए सुना है। मालसून बोलती है कि मुझे तो तुम्हारे फैमिली के बारे में तुम्हारे बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो डैनियल कहता है क्योंकि मेरी कोई फैमिली ही नहीं है, मैं तुम्हें मेरे बारे में, मेरे फैमिली के बारे में कुछ बता ही नहीं सकता क्योंकि मैं बचपन से ही अकेला हूँ और मैं हमेशा के लिए अकेला ही रहूंगा। मालसून को यह बात सुनकर बहुत बुरा लगता है और देर रात होने की वजह से ठंड बढ़ जाती है तो डैनियल अपना जैकेट मालसून को पहना देता है। मालसून मजाक करती है कि तुम्हारा चेहरा जैकेट निकालते ही ठंड से पीला हो गया है और मालसून अपने हाथ डैनियल के चेहरे पर रखकर कहती है कि देखो तुम बर्फ जैसे ठंडे हो गए हो। डैनियल और मालसून के चेहरे अनजाने में एक दूसरे के बहुत करीब आ गए होते हैं। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और मालसून डैनियल से नजर मिलाकर नर्वस हो जाती है तो वो अपने हाथ निकालकर पीछे हट जाती है, पर डैनियल मालसून को पकड़कर अपने पास लाता है और उसे किस कर लेता है। मालसून इस किस के वजह से शॉक तो हो जाती है, पर डैनियल जब उसे दूसरी बार किस करने जाता है तब वो भी डैनियल को किस कर लेती है और इसी किस के किस्से को डैनियल मालसून को इशारों से याद दिलवा रहा होता है डांस प्रैक्टिस के दौरान, जिससे दोनों मालसून और डैनियल डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। बाद में हाना मालसून को पूछती है कि क्या तुमने मम्मी को नहीं बताया कि तुम डॉर्म में शिफ्ट हो गई हो? वो तुम्हारे बारे में पूछ रही थी कि तुम घर क्यों नहीं आ रही हो। तो मालसून फिर रात को घर जाती है और जीसू को स्नैक्स देते हुए कहती है कि मुझे रास्ते में ये दिखा तो मैंने लाया, सॉरी मैं बिन बताए घर छोड़कर चली गई। और ये स्नैक देखकर जीसू इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसकी माँ ही उसके लिए ये स्नैक हमेशा लाती थी। यहाँ मिनसोक और मीजिन यानी जिसके लिए वो इतने दिनों से काम कर रहा था वो मालसून के रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं जब मिनसोक मीजिन को बताता है कि अब वो उसके लिए काम नहीं कर सकता। मीजिन हैरान होकर पूछते हैं कि क्यों, क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? और जून और सोक उनकी बातें सुन रहे होते हैं। मिनसोक जोर से बोलता है कि नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, मुझे मेरी सासू माँ का रेस्टोरेंट बचाना है इसलिए मैं तुम्हारा जॉब छोड़ रहा हूँ। मेरी भोली सासू माँ ने जिन दो लोगों को ये रेस्टोरेंट संभालने दिया उन दोनों से ये रेस्टोरेंट बिल्कुल भी चलाया नहीं जा रहा है, इसलिए अब मैं इस रेस्टोरेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला हूँ। और जून और सोक ये बात सुनकर चौंक जाते हैं। सोक को टेंशन आता है कि मिनसोक उससे जबरदस्ती रेस्टोरेंट छीन लेगा, इसलिए बाद में सोक किसी को फोन पे बता रहा होता है कि हाँ हमारा रेस्टोरेंट बहुत फेमस है, अगर आपने हमसे रेस्टोरेंट खरीद लिया तो आपका फायदा ही फायदा होगा। वैसे मुझे रेस्टोरेंट बेचना तो नहीं था पर मेरे बाकी बिजनेसेस के वजह से मैं इस रेस्टोरेंट पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ। सोक ये सारी झूठी कहानियां बना रहा होता है क्योंकि वो जल्द से जल्द रेस्टोरेंट को बेचकर पैसे कमाना चाहता है, लेकिन उसका प्लान फ्लॉप हो जाता है क्योंकि उसी वक्त मिनसोक और जायोंग वहां आकर जोर जोर से बोलते हैं कि इस रेस्टोरेंट के कोई कस्टमर्स नहीं है, ये रेस्टोरेंट लॉस में चला गया है, मालसून के बाद के लोगों ने इस रेस्टोरेंट को बदनाम कर दिया है। और जायोंग सोक के हाथ से फोन छीनकर कॉल ही कट कर देता है। सोक चिल्लाता है कि क्या तुम दोनों पागल हो गए हो, मेरे रेस्टोरेंट के साथ मैं कुछ भी करूँ तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मिनसोक रेस्टोरेंट का कॉन्ट्रैक्ट दिखाते हुए कहता है कि ये तुम्हारा रेस्टोरेंट नहीं है क्योंकि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है, 1 साल के अंदर ही खाने की क्वालिटी खराब हो गई है, तो अब ये रेस्टोरेंट फिर से मालसून का हो गया है, तो जल्दी से अपना सारा सामान पैक करो और यहाँ से चले जाओ। यहाँ रीना डैनियल को बताती है कि उसने जियान स्टॉकर के सारे प्रूफ्स पुलिस को सेंड कर दिए हैं और कैसे अब जियान को जेल की सजा तो जरूर मिलेगी। डैनियल उसे थैंक्स बोलता है उसकी मदद के लिए, तो रीना कहती है कि इसमें थैंक्स की कोई बात ही नहीं है, वैसे तुम्हारे और दूरी के इशारे आज सबको दिख रहे थे, तो तुम खुद के इमोशंस और एक्साइटमेंट को जरा कंट्रोल करो। डैनियल शर्मिंदा महसूस करता है और रीना फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ एशिम बार में ड्रिंक कर रही होती है जब उसे पुराने दिन याद आते हैं। जब एशिम को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है तब उसने अपने बॉयफ्रेंड जो उसका मैनेजर भी हुआ करता था उसे इस बारे में बताया, पर बॉयफ्रेंड ने एशिम को ठुकरा दिया कहकर कि तुम जल्दी से अबॉर्शन करवा लो क्योंकि तुम बहुत फेमस सिंगर हो, अगर लोगों को पता चल गया कि तुम शादी से पहले ही प्रेग्नेंट हो तो बहुत बवाल मच जाएगा। एशिम कहती है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे इस बेबी को रखना है, पर बॉयफ्रेंड चिल्लाता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अगर तुमने परफॉर्म करना छोड़ दिया इस प्रेगनेंसी की वजह से तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे और मैं कर्जा नहीं चुका पाऊंगा। एशिम
हैरान होकर पूछती है कि तुम मेरे पैसे के साथ क्या कर रहे हो, तुम कुछ भी बोलो, मैं ये बेबी रखने वाली हूँ। तो उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि ठीक है, तुम्हें बेबी को रखना है तो रखो, लेकिन तुम प्लीज हॉस्पिटल में मत जाओ, मैं घर में ही तुम्हारे लिए नर्स रख देता हूँ ताकि किसी को पता ना चले कि तुम प्रेग्नेंट हो। और एशिम गुस्से में बॉयफ्रेंड को मारकर कहती है कि तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो, फिर से कभी मेरे सामने मत आना। एनीवेज, जब डैनियल का जन्म हो गया तब एशिम ने डैनियल को अपनी बड़ी बहन के पास छोड़ दिया और वो फिर से अपने सिंगिंग करियर पे फोकस करने लगी। हम अभी के टाइम में आते हैं जहाँ डैनियल भी इस बार में आ गया होता है और एशिम बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुमसे क्या ही कहूँ, मैंने तुम्हें बचपन में छोड़ दिया उसके लिए सॉरी, मैंने तुमसे ये राज छुपा कर रखा उसके लिए सॉरी, ऐसा नहीं था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती थी, लेकिन मेरे लिए सच में सिंगिंग के अलावा जिंदगी में और कुछ नहीं था, मैं तुमसे कैसे माफी मांगू ये मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं ऐसा क्या करूँ जिससे तुम मुझे माफ कर दोगे। डैनियल कहता है कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे मुंह से सच सुनकर ही मुझे राहत मिली है, हम जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही हम जिएंगे, तुम अपनी जिंदगी पे फोकस करो और मैं अपनी जिंदगी पे फोकस करता हूँ। यहाँ गापियों को जायंग से मोटिवेशन मिलने पर वो मालसून को पिकअप करता है और उसे घूमने लेके जाता है। ये दोनों म्यूजिक शॉप में जाते हैं, फोटो स्टूडियो में जाते हैं और ट्रेडिशनल कोरियन कपड़े पहनकर मस्ती करते हैं। रात को फिर डिनर के वक्त गापियोंग मालसून को पूछता है कि वैसे तुम्हारे स्कैंडल का क्या हुआ, क्या तुम्हें डेब्यू करने मिलेगा। तो मालसून कहती है हाँ, मुझे डेब्यू करने मिलेगा और मुझे इन स्कैंडल से कोई फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन मुझे सिर्फ डैनियल की चिंता हो रही है, वो मुझसे भी ज्यादा अकेला है, उसकी आंखों में बहुत दर्द है। गापियोंग मजाक करता है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, क्या तुम्हें उस डैनियल से प्यार तो नहीं हो गया है। तो मालसून कहती है हाँ, मुझे डैनियल से प्यार हो गया है, बहुत टाइम तक मैंने खुद को कन्विंस किया कि मेरे और उसके बीच कुछ नहीं हो सकता, पर अब मैं उससे दूर नहीं रह सकती। ये बात जानकर गापियों को बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि मालसून ने उसकी जिंदगी में दूसरी बार उसका दिल तोड़ा है। पर गापियों खुद के इमोशंस छुपा कर मालसून को कहता है कि अगर तुम खुश हो तो सब कुछ ठीक है। डिनर हो जाने के बाद फिर मालसून जब डॉर्म जा रही होती है तब उसे दिखता है कि मिनसोक अकेले रेस्टोरेंट में बैठा है और वो बहुत टेंशन में दिख रहा है। मालसून रेस्टोरेंट में जाकर मिनसोक को पूछती है कि क्या हो गया, तुम ऐसे अकेले क्यों बैठे हो। तो मिनसोक कहता है कि सब खत्म हो गया है, जून और सोक को रेस्टोरेंट से हमने निकाल तो दिया पर उन्होंने जाते जाते सासू माँ की रेसिपी भी चोरी कर ली। तुम्हें तो पता ही है कि सासू माँ की याददाश्त चली गई है, वो बहुत दिनों से घर नहीं आई है, तो अब इस रेस्टोरेंट का क्या ही होगा मुझे नहीं पता। मालसून को मिनसोक को इतने स्ट्रेस में देखकर बुरा लगता है तो मालसून अपनी सूप की रेसिपी मिनसोक को बनाना सिखा देती है। मिनसोक पूछता है कि दूरी तुम्हें ये रेसिपी कैसे पता। तो मालसून झूठ बोलती है कि मैंने मालसून आंटी से ही ये रेसिपी सीख ली थी कुछ टाइम पहले और मिनसोक उसकी बातों से कन्विंस हो जाता है। यहाँ जीसुक ऑफिस पॉलिटिक्स को खत्म करने के लिए ऑफिस का जो प्रोजेक्ट टीम से नहीं हो रहा था उस प्रोजेक्ट को वो खुद कंप्लीट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेती है ताकि वो सबसे दोस्ती कर पाए। घर आने पर जीसुक को मिनसोक पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि मैंने जो सूप बनाया है ना उसे प्लीज टेस्ट करके देखो। जीसुक काम से बहुत ज्यादा थकी होती है लेकिन सूप को टेस्ट करते ही उसकी आंखें चमक जाती है और मिनसोक कहता है कि ये टेस्ट एग्जैक्टली मम्मी जी की हाथों की तरह ही है ना। जीसुक हैरान होकर पूछती है कि क्या तुमने ये सूप बनाया। तो मिनसोक कहता है कि मुझे दूरी ने ये रेसिपी सिखाई, सासू माँ ने कुछ टाइम पहले दूरी को ये रेसिपी सिखा दी थी। और ये बात सुनकर जीसुक को कुछ रियलाइज होता है। यहाँ मालसून के घुटनों और पैरों में अचानक से दर्द होने लगता है और टैक्सी वाला उसे छुपके से देखकर हंसता है और खुद से बकबकाता है कि अब मजा आएगा, अब स्टोरी में थोड़ा मसाला ऐड होगा। इस बेचारी को तो पता ही नहीं कि जब पूर्णिमा होती है तब जवानी का इफेक्ट कम हो जाता है और बुढ़ापा वापस आ जाता है। अगले दिन फिर मालसून को बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही होती है और उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ एग्जैक्टली क्या हो रहा है। हाना भी मालसून को कहती है कि तुम्हारी स्किन बहुत ज्यादा रूखी सूखी दिख रही है। मालसून थकान की वजह से बाथरूम में जाती है जब वो नोटिस करती है कि उसके हाथ पे दाग और झुर्रियां फिर से आ गए हैं और मालसून टेंशन में आके सोचती है कि क्या वो फिर से बुढ़ी बन रही है। एक क्लीनर जो बाथरूम में काम कर रही होती है वो मालसून को देखकर कहती है कि अच्छा, तुम्हारे हाथ पे फिर से वो बूढ़े लोगों की तरह दाग आ रहे हैं क्या, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था, तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मालसून हैरान होकर पूछती है कि पिछली बार। तो क्लीनर कहती है हाँ, कुछ महीनों पहले भी तुम बाथरूम में आई थी और तुम्हारे हाथ पे झुर्रियां और दाग आ गए थे, फिर तुम कुछ टाइम के लिए उन्हें एंटरटेनमेंट से गायब हो गई थी पर तुम फिर से ठीक होने पर कंपनी में आ गई। मालसून को रियलाइज होता है कि क्लीनर उसके पहले जो एमिली कंपनी में हुआ करती थी, जो उसी की तरह दिखती थी, जो उसी की तरह गाती थी, उसके बारे में बात कर रही है। तो वो क्लीनर को कहती है कि आपको जो कुछ भी एमिली के बारे में पता है वो सब मुझे बता दीजिए। यहाँ ये सीन कट होता है और अगले दिन गर्ल ग्रुप डेब्यू के लिए शूटिंग कर रहे होते हैं। डांस करते वक्त मालसून को क्लीनर की बातें याद आती है और वो डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। क्लीनर की बातों से मालसून ने लिंक लगाया होता है
कि एमिली और कोई नहीं कुत्सुन है। कुत्सुन को भी टैक्सी वाले ने यंग बना दिया था, जिससे कुत्सुन उन्नीस एंटरटेनमेंट की ट्रेनी बन गई। उसने एमिली ये नाम अपना लिया, पर जैसे ही उसका टाइम खत्म हो गया वैसे ही वो बूढ़ी बन गई। कुत्सुन को समझ नहीं आया कि वो क्या करे, इसलिए वो उन्नीस एंटरटेनमेंट से भाग गई। और यहाँ मालसून, जिसे टैक्सी वाले ने अब जवान बना दिया, उसे डैनियल ने पकड़कर जबरदस्ती उन्नीस एंटरटेनमेंट में लाया। कुत्सुन मालसून की जुड़वा बहन होने की वजह से उनका चेहरा सेम है, उनकी आवाज सेम है, इसलिए किसी को भी डाउट नहीं आया कि एमिली और दूरी दो अलग लोग हैं। एनीवेज, परफॉर्मेंस के वक्त मालसून के बॉडी में दर्द होने लगता है क्योंकि वो धीरे धीरे अपने ओरिजिनल रूप में बदलने लगी है। और इस परफॉर्मेंस को देखने के लिए जीसुक भी वहाँ आई होती है। थकावट के वजह से मालसून अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। लड़कियां और डैनियल मालसून को उठाने की कोशिश करते हैं और जीसुक मालसून को गिरी हुई देखकर परेशान होकर कहती है कि माँ, आपको ये क्या हो गया। और यहाँ पर एपिसोड 11 खत्म हो जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।